चलिए जी शुरू करते हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर लिखिए। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। हाँ जी बेटे, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ये भी एक फॉर्म है रिकॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब चेंज इन एग्रीमेंट। जिस तरह से एडमिशन ऑफ पार्टनर में एग्रीमेंट बदल जाता था, ठीक इसी तरह से पार्टनरशिप में जब भी रिटायरमेंट होता है तो भी एग्रीमेंट में बदलाव आ जाता है। अगेन एज एन अकाउंटेंट आपका काम क्या होता है? आपको उस चेंज इन एग्रीमेंट की वजह से जो जो बदलाव करने पड़ते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट पे, वो इस चैप्टर के थ्रू सीखते हैं। ध्यान से देखिए जरा। देखिए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर किस तरीके से काम करता है। देखो बेटे जी, मैं यहाँ पे 3 पार्टनर रखता हूं। ये है जी 3 पार्टनर, ये है तीसरा पार्टनर। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। क्योंकि ये तीनों पार्टनरशिप में थे तो इनके बीच में कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी रही होगी। मान लीजिए कि इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 की थी और इन्होंने अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट की थी 1990 के अंदर, और अब 2020 के अंदर सी भाई साहब बड़ी एज के हो जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि मैं 2020 में आके अपने इस बिजनेस से रिटायरमेंट ले लेता हूं। ठीक है जी, ये रिटायर होने का डिसाइड करते हैं। सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। अब एक बात आप मुझे बताइए जरा, 1990 से 2020 तक ये बिजनेस में रहे। इन्होंने बिजनेस में जितने भी एसेट्स खरीदे गए उसमें इनकी हिस्सेदारी थी। इन्होंने कैपिटल भी लगाई हुई थी। जितने भी प्रॉफिट्स या फिर रिजर्व्स जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए थे वो भी बिजनेस में पड़े हुए। रिटायरमेंट पे जब ये जाएंगे तो क्या आपको ये लगता है कि ये अपना सारा पैसा बिजनेस में छोड़कर जाएंगे या फिर ये अपना बिजनेस से पैसा लेकर जाएंगे? एक कॉमन सेंस की बात है जी, ये बिजनेस में क्यों अपना पैसा छोड़ के जाएंगे? अपना सारा का सारा हिसाब किताब पूरा कंप्लीट करके ही जाएंगे। तो देखिए जी, इसी हिसाब किताब की कैलकुलेशन हमें करनी होती है इस चैप्टर में। मतलब जब ये पार्टनर रिटायर करता है फर्म से तो इसको क्या क्या चीजें मिलेंगी और हमारे अकाउंट्स के अंदर क्या क्या बदलाव आएंगे, इसी पे बेस्ड है ये पूरा रिटायरमेंट चैप्टर। आप एक बात और जरा ध्यान से देखिए। देखिए, जब भी एक पार्टनर रिटायर कर जाता है तो जो 2 पार्टनर बच जाते हैं, जैसे ये दोनों पार्टनर बच गए, ये बिजनेस चलाएंगे। हम अपनी अकाउंट्स की बुक बनाते वक्त इन दोनों को एक कैटेगरी में रखेंगे और इन्हें कहा करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स। ये कहलाएंगे जी रिमेनिंग पार्ट, क्योंकि ये बिजनेस में बच गए, अभी बिजनेस में है। और जो भाई साहब रिटायर कर जाएंगे, मतलब जो बिजनेस से चले जाएंगे, इन्हें हम अपनी बुक्स में अब से बुलाया करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ चैप्टर असल में बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है 2 कैटेगरी के पार्टनर्स के ऊपर, रिमेनिंग पार्टनर्स और रिटायरिंग पार्टनर। बस जी इसी पे बेस्ड है हमारा ये सारा का सारा चैप्टर। चलिए अब जरा देखिए क्या क्या बदलाव हमें करने होते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। उन्हीं बदलाव को मैंने नाम दिया है टॉपिक्स टू बी कवर। हमें जो टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करने हैं, यानी कि जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में बदलाव आते हैं रिटायरमेंट में,
वो क्या क्या बदलाव होते हैं। सबसे पहला बदलाव, अगर मान लीजिए इनके बीच में रेशो 3:2:1 थी, अब अगर सी चला गया तो क्या इनकी रेशो बदलेगी या नहीं? ए और बी क्या सेम रेशो में प्रॉफिट लेते रहेंगे? नहीं। अगर मान लीजिए उन्होंने सी के जाने के बाद अपनी रेशो 3:2 भी रखी, तो भी इनका शेयर बदल गया, क्योंकि पहले ए के हिस्से में 3/6 आ रहा था, 3/5 आने लगेगा। कहने का मतलब ये है कि हमें न्यू रेशो की कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी जी। जिस तरह से एडमिशन में था बच्चे, ठीक वैसे ही यहाँ पे है। सबसे पहला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। सेकंड टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। एडमिशन के अंदर हम कैलकुलेट करते थे सेक्रीफाइसिंग रेशो, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशो। ऐसा क्यों है? देखो जरा, देखिए सी जब तक बिजनेस में था तो इसका हिस्सा 1/6 था, 1/6। अगर ये बिजनेस से जाएगा तो ये अपना ये हिस्सा प्रॉफिट का फ्यूचर में छोड़ना पड़ेगा इसे। एंड ऑफ कोर्स वो हिस्सा किसको मिल जाएगा? जो रिमेनिंग पार्टनर है। तो इसका दिया हुआ हिस्सा 1/6 इन्होंने किस रेशो में गेन करा, उसी को हम गेनिंग रेशो कहते हैं। ठीक है जी। ये जो दो पहले टॉपिक रहेंगे हमारे, ये बिल्कुल भी अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिए कि हम इसमें वही कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, ये मैथमेटिकल टॉपिक है। ठीक है जी। तीसरे टॉपिक से हमारा अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे सबसे पहले तो हम सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब भी रिटायरमेंट होता है तो गुडविल का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। टॉपिक नंबर 4, ये भी हमारे अकाउंट्स का ही हिस्सा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जिस बच्चे ने एडमिशन को अच्छे से किया हुआ है उसे तो थोड़ा सा याद आना शुरू हो गया होगा कि सर ये तो वही टॉपिक्स हैं जो हम एडमिशन में कर रहे थे। हाँ बेटे, ये बिल्कुल वही टॉपिक्स है। आप लगभग ऐसा समझ लीजिए कि एग्जैक्टली आप वही सारी चीजें रिपीट करेंगे, बस थोड़ा सा इनमें बदलाव हो जाएगा। वहां एडमिशन था, यहाँ रिटायरमेंट होगा। टॉपिक नंबर 5 है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या आपने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज लास्ट चैप्टर में भी किया था? जवाब है जी हाँ। तो बस बिल्कुल वही है जी यहाँ पे भी। टॉपिक नंबर 6 हमारा 8 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा, वही नेसेसरी अकाउंट बनाना और जर्नल एंट्रीज बनाना। बस जी। अब लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, मतलब जो अभी इस साल पिछले हफ्ते बदलाव किया गया सिलेबस में, उसके हिसाब से हमारी बुक में सिर्फ और सिर्फ ये वाले चैप्टर्स हैं, मतलब ये वाले टॉपिक्स हैं। लेकिन देखिए, क्योंकि अभी आपके पास जो बुक है वो पुराने सिलेबस के हिसाब से ही है, तो आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए और आप गलती से कोई ऐसा टॉपिक प्रैक्टिस ना करने लग जाए जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ जी, दो टॉपिक अब आपके सिलेबस से हट चुके हैं। तो हम ये टॉपिक करेंगे नहीं, लेकिन आप इन्हें लिख लीजिए, ताकि आप जब इन्हें अपनी बुक्स में देखें तो आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ना रहे कि ये करना है या नहीं करना है। एक टॉपिक तो हट चुका है जी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, ये टॉपिक आपके इस साल के लिए डिलीट हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 8, रिटायरिंग पार्टनर
लोन अकाउंट, ये वाला टॉपिक भी आपके सिलेबस से अब डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जी जो रिटायरमेंट में हटा दिए गए हैं। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ दो ही टॉपिक हटे हैं, और आप यकीन मानिए कि इन दो टॉपिक्स में ज्यादा से ज्यादा हमारी 7 to 8 क्लासेस लगती, बस इतना बदलाव आया। तो आप समझ लीजिए ज्यादा कुछ नहीं हटा है रिटायरमेंट से, बस ये दो टॉपिक हटे हैं, इसके पहले वाले सारे टॉपिक एज इट इज है। ठीक है जी, चलो बेटे जी अब स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट का पहला टॉपिक न्यू रेशियो की कैलकुलेशन, बहुत ही आसान टॉपिक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं इस टॉपिक के शुरुआत से पहले ही, क्योंकि ये एडमिशन से रिलेटेड है तो आपको चीजें जल्दी जल्दी समझ में आएंगी। इस वजह से मैं इस चैप्टर को एडमिशन के कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट कराऊंगा। देखिए जी, लिखिएगा टॉपिक नंबर 1, और देखिए किसी भी चैप्टर को फास्ट करने में सिर्फ मेरा कंट्रीब्यूशन हो उससे तो होने से रहा, क्योंकि हमें क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझ लीजिए कि आपको इसमें होमवर्क भी थोड़ा ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लिखिएगा पहला टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, ये है जी हमारा टॉपिक नंबर 1। अब मेरे बच्चे जिस तरह से एडमिशन में मैंने आपको केसेस बताए थे, ठीक वैसे ही मैं यहाँ पे भी आपको केसेस बताऊंगा। कुल मिला के हम इसमें 6 केसेस करेंगे, और उन 6 केसेस को करने के बाद आप सारे क्वेश्चंस खुद से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए जरा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, केस 1। क्या आपको याद है एडमिशन में पहले केस का नाम क्या था? नो इंफॉर्मेशन केस। तो मजे की बात यह है कि इसमें भी पहला केस यही है, नो इंफॉर्मेशन केस, एंड दिस इज वेरी वेरी इजी। ये बिना किसी कैलकुलेशन के हो जाने वाला केस है। देखो जी ध्यान से, बहुत आसान। 3 पार्टनर है, मान लीजिए ए बी और सी, और इनके बीच में रेशो है 2:2:1, या इसे 3:2:1 कर दीजिए। 3:2:1 है, और आपसे क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट करिए न्यू रेशियो इन फॉलोइंग केसेस। आपको न्यू रेशियो निकालनी है जी इन केसेस में। केस 1, इफ ए रिटायर्स, अगर ए रिटायर कर जाता है तो क्या आएगी न्यू रेशियो? केस 2, अगर बी रिटायर कर जाता है तो आपकी न्यू रेशियो क्या रहेगी? और केस 3, अगर सी रिटायर कर जाता है। देखो मेरे बच्चे बात जरा ध्यान से समझना, ये 3 केसेस जो मैंने यहाँ पे केस 1 2 3 लिए, ये असल में एक टाइम पे एक ही पार्टनर रिटायर कर रहा होगा। ठीक है ना, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जी, कोई भी रिटायर करे तो उससे हमारी न्यू रेशियो क्या आती है। लो जी देखो जरा सॉल्यूशन, केस नंबर 1 का। केस नंबर 1 में ए भाई साहब रिटायर कर रहे हैं, तो आप जरा ध्यान से समझिएगा, न्यू रेशियो इसमें डायरेक्टली पता चल जाएगी विदाउट एनी कैलकुलेशन। देखो जी, ए बी सी के बीच में रेशियो 3:2:1 है। अगर ए रिटायर कर गया और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं बताई, तो इसका मतलब ए को बाहर कर दीजिए, यू विल बी लेफ्ट विद बी एंड सी। और बी और सी के बीच में जो रेशियो है, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब वो पार्टनर नहीं चाहते कि हम अपनी इस रेशियो को बदले। तो अगर वो इस रेशियो को नहीं बदलना चाहते तो इनकी रेशियो
जो पहले इनके बीच में थी, इनकी ओल्ड रेशो नहीं है ये, इनके बीच में जो रेशो थी, बस वही आपके लिए क्या बन जाएगी, न्यू रेशो, यानी कि 2:1। बस बेटे क्वेश्चन सॉल्व। केस 2, अगर बी रिटायर कर जाता है, अगर बी रिटायर कर जाएगा तो अब आप बी को बाहर कर दीजिए, न्यू रेशो आ जाएगी। लो जी, मैंने बी को बाहर कर दिया, तो बताइए अब क्या बची रेशो। ए और सी के बीच में जो पुरानी रेशो थी आपस में, इसे आप ओल्ड रेशो मत बोलिएगा, क्योंकि ये इनके बीच में, इन रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच की रेशो थी, बस वही न्यू रेशो बन जाती है। केस नंबर 3, अगर सी रिटायर कर गया तो बताइए न्यू रेशो क्या रहेगी। अगर सी रिटायर कर गया तो न्यू रेशो ए और बी के बीच में बचेगी, वो बचेगी जी 3:2। हाँ जी बिल्कुल, समझ आ गया आपको। केस 1 बताओ बेटे, कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो केस 1 में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर ये तो इतना आसान केस है, इसमें भी कोई समस्या आएगी? बस बेटे समझ लो इतना ही आसान है रिटायरमेंट चैप्टर। जिस बच्चे ने एडमिशन में मेहनत कर ली ना, आप ये समझ लीजिए उसके लिए पूरी पार्टनरशिप मक्खन हो गई। लिखिए अब जरा केस नंबर 2, एक्विजिशन इंफॉर्मेशन इज गिवन। अगर हमें एक्विजिशन इंफॉर्मेशन गिवन है तो हमें किस तरीके से काम करना है। एक्विजिशन इंफॉर्मेशन, क्या इस तरह का कुछ शब्द आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था? यस, पिछले चैप्टर में भी कुछ ऐसे केसेस आए थे जिसमें एक्विजिशन की इंफॉर्मेशन गिवन होती थी। तो बेटे यहां पे भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, और अगर अच्छे से पढ़ रखा होगा तो वहां मैंने बच्चों को बताया था कि बेटे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक फंडा होता है। जब भी एक्विजिशन इंफॉर्मेशन आए, आप सिंपली ट्रांसलेट करिएगा, जो भी बात वो अंग्रेजी में कहे आप उसे मैथमेटिकली लिख दीजिएगा। ट्रांसलेट इंग्लिश टू मैथमेटिक्स। आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन हो बस उसे अंग्रेजी से मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, ट्रांसलेट कर दीजिए, समझ जाइए कि आप अपने सही जगह पे पहुंच जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। देखो जरा इसमें एक एग्जांपल देखिएगा जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनते हुए चलिए, बहुत आसान है। ए बी सी दो पार्टनर है, इनके बीच में रेशियो है 3:2:1। चलिए जी, सी को रिटायर कर देते हैं। सी रिटायर्स एंड हिज शेयर is acquired by A and B in 4:1 ratio. Calculate new PSR. लो बेटे जी, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, जरा ध्यान से देखिएगा। तीन पार्टनर है जी, ए बी और सी। सी भाई साहब रिटायर कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, अगर सी रिटायर कर रहे हैं तो वो अपना फ्यूचर में जितना भी 1/6 प्रॉफिट उससे मिलना था, क्या वो सारा का सारा हिस्सा वो बिजनेस में ही छोड़ जाएंगे? जवाब है बिल्कुल हाँ। तो कहने का मतलब इसका 1/6 हिस्सा अब बिजनेस में रह जाएगा, और ये 1/6 हिस्सा किसको मिलेगा? ए और बी को। लेकिन दो पार्टनर्स के बीच में अगर आपको एक हिस्सा देना है
तो आपको किसी ना किसी रेशो की जरूरत पड़ेगी उन पार्टनर्स में उस हिस्से को बांटने के लिए। वो रेशो आपको क्वेश्चन ने बता दी है कि इसके हिस्से को आप दो टुकड़ों में तोड़िए, 4:1 की रेशो, 4/5 और 1/5, इन दो हिस्सों में तोड़िए और ए को दे दीजिए और बी को दे दीजिए, मतलब ए और बी के पुराने हिस्सों में इसे ऐड कर दीजिए, बस ए और बी की नई रेशो आ जाएगी। ठीक है जी। फिर भी इसे आप कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पे एक्विजिशन की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इस लाइन को बेटे सी रिटायर से लेकर रेशो तक, इस पूरी लाइन को अपने जहन में जाने दो। कहता है सी रिटायर हो गया और उसका शेयर एक्वायर कर रहा है जी ए और बी इन 4:1 रेशो। ए और बी एक्वायर कर रहे हैं 4:1 की रेशो में। तो बताइए अब जरा किसके शेयर के बारे में बात हो रही है? सी के शेयर में। ये अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन है, इसे मैथमेटिकली लिख दीजिए। सी के शेयर के बारे में बात हो रही है। तो पहले तो लिखिए सी शेयर इज इक्वल टू 1/6। सी का शेयर कितना है जी? 1/6। अब सी का शेयर ए और बी ने एक्वायर किया, तो इसी के बारे में बात लिख देते हैं कि ए एक्वायर्स फ्रॉम सी। ए ने सी से कितना एक्वायर किया? जितना भी सी का हिस्सा है 1/6, उसका 4/5 हिस्सा ए ने ले लिया, क्योंकि 4:1 की रेशियो में लिया है, यानी कि 4/30। इसी तरह से बी एक्वायर्स फ्रॉम सी। बी ने सी से कितना एक्वायर किया? सी का जितना भी हिस्सा है इसका कितना? 1/5, यानी कि 1/30 सी का हिस्सा बी को मिल गया। बस बेटे अब इनके नए शेयर निकाल दो। एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर क्या आएगा जी? जितना ए का पुराना शेयर था, यानी कि 3/6, ये इसका पुराना शेयर था, उसे बढ़ा दीजिए 4/30 से। तो आप इसमें एलसीएम लेंगे, 30 आएगा, ये हो जाएगा आपका 15, ये रहेगा आपका 4, यानी कि 19/30। इसी तरह से आप बी का न्यू शेयर निकालिए, बीज न्यू शेयर। बी का पुराना शेयर कितना था? 2/6, और इसे कितना हिस्सा मिला? 1/30। तो लो बेटे जी, इसमें भी एलसीएम कितना आएगा? 30। यहां आ जाएगा आपका 10 + 1, 11/30। न्यू रेशो आ गई है, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर के जैसे ही नए शेयर पता चले तो अब आप समझ जाइए न्यू रेशो आ गई। न्यू रेशो रहेगी जी 19:11। ये आपका आंसर है। ध्यान से समझिएगा, हमने यहाँ पे किया क्या है, सी भाई साहब रिटायर हो गए, पहले तो हमने इसके हिस्से को दो टुकड़ों में ब्रेक कर दिया 4:1 की रेशो में, और वो बना 4/30 और 1/30। अब ए को इतना मिला और बी को इतना मिला, क्योंकि इन दोनों पार्टनर्स को शेयर मिल रहा है तो इनके पुराने शेयर इतने हिस्सों से बढ़ जाएंगे। तो बस आप क्या करेंगे जी, इसे पुराने हिस्सों में प्लस कर दीजिए, आपकी नई रेशियो तैयार है। आई होप कि आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी से मिलता जुलता एक एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल 2। लिखिए ए, बी और सी, और रेशियो लिखिएगा 4:3:2। A retires and his share is taken by remaining partners equally. A रिटायर हो गया और इसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स ने इक्वली ले लिया। कैलकुलेट न्यू पीएसआर।
हमें नई रेशो निकालनी है जी, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अभी हमने पिछला एग्जांपल किया, बस यहाँ पे फर्क ये है कि ए रिटायर कर रहा है और रिमेनिंग पार्टनर्स यानी कि बी और सी उसके शेयर को एक्वायर कर रहे हैं जी इक्वली। तो बेटे जो भी एक्विजिशन की इंफॉर्मेशन है इसे मैथमेटिकली कन्वर्ट कर दीजिए। किसके शेयर के बारे में यहाँ बातचीत हो रही है? जो पार्टनर रिटायर कर रहा है यानी कि ए। तो ए का शेयर लिख दीजिए पहले तो। ए भाई साहब का शेयर है 4/9। ओके। अब बी और सी ने इनसे कितना एक्वायर किया? तो बी एक्वायर्स फ्रॉम सी, सॉरी ए। बी ने ए से कितना एक्वायर किया? ए के शेयर का आधा हिस्सा यानी कि 1/2, 4/18। इसी तरह से बी ने एक्वायर किया, सॉरी सी ने, बी तो एक्वायर कर चुका है जी, जो दूसरा पार्टनर है यानी कि सी, उसने कितना एक्वायर किया है? सी एक्वायर्स फ्रॉम ए जितना भी ए का हिस्सा था यानी कि 4/9, उसका आधा हिस्सा 1/2, तो ये हो जाएगा 4/18। बेटे दोनों के हिस्से में 4/18 4/18 आ रहा है, तो इनके पुराने शेयर में इतना प्लस कर दीजिए, बस आपको न्यू रेशियो पता चल जाएगी। देखो जी कैसे। लिखिए ए इज न्यू शेयर इज इक्वल टू, ए तो रिटायर कर गया था, बी इज न्यू शेयर। बी का पुराना शेयर था 3/9 और इसे मिला कितना? 4/18। आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 18 और ये हो जाएगा जी 6 + 4 यानी कि 10/18। ठीक इसी तरह से आप निकालेंगे सी का न्यू शेयर। सी इज न्यू शेयर, सी का पुराना शेयर था 2/9 और इससे कितना मिल गया जी? 4/18। एलसीएम लेंगे तो ये 18 आएगा और ये हो जाएगा 4 + 4 यानी कि 8/18। लो बेटे न्यू रेशियो आपकी पूरी रेडी है। न्यू रेशियो इज इक्वल टू 10:18, 10:8। क्या इसे और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल किया जा सकता है जी। 2 कॉमन आ रहा है तो ये बनेगा 5:4 एंड दिस विल बी योर आंसर। बताइए जी, क्या ये वाला केस आपको क्लियर हो गया? किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो इसमें तो बताएंगे। ओके वेरी गुड। चलिए अब देखिए केस नंबर 3, बहुत ही ज्यादा आसान केस। लिखिए वन पार्टनर acquires entire slash whole share ब्रैकेट क्लोज। अगर सारा का सारा शेयर एक ही पार्टनर एक्वायर कर ले तो न्यू रेशो किस तरह से आएगी? बहुत ही ज्यादा आसान केस। ठीक है जी, एडमिशन में भी आप ऐसा केस कर चुके हैं। देखिए जी, ए बी सी तीन पार्टनर अपनी पार्टनरशिप में मगन थे। एक इनके बीच में रेशो थी 3:2:1। अचानक से बी भाई साहब सोचते हैं कि वो रिटायर कर जाएंगे, बी रिटायर कर जाते हैं जी।
B retires and his share is taken by C only, और उनका पूरा का पूरा शेयर सी ने ले लिया। आपको नई रेशो बतानी है, कैलकुलेट न्यू रेशो। क्या यहां पे भी एक्विजिशन को लेके इंफॉर्मेशन है? जवाब है यस, क्योंकि बी रिटायर कर रहा है और उसका सारा का सारा शेयर कौन ले रहा है? एक ही पार्टनर सी। तो बेटे जी, जिसके शेयर के बारे में बात हो रही है, पहले तो आप उसी को लिखिए, बीज शेयर इज इक्वल टू, बी का शेयर है 2/6, और सिर्फ एक पार्टनर ने एक्वायर किया थी बी से, तो सी एक्वायर्स फ्रॉम बी सारा का सारा शेयर 2/6। एंटायर शेयर किसने ले लिया? सी ने ले लिया जी, एंटायरली। ये मैंने जानबूझ के ब्रैकेट में लिख दिया, हालांकि आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। सी ने बी से कितना ले लिया? 2/6। तो एक बात बताओ जरा, क्या ए के पुराने शेयर पे कोई फर्क पड़ेगा? भाई उसे ना तो कुछ मिला, ना ही उसने कुछ दिया, तो उसका तो पुराना शेयर एज इट इज ही रहेगा, यानी कि उसका न्यू शेयर विल बी सेम एज इट वाज हिज ओल्ड शेयर 3/6। यही इसका न्यू शेयर है, और बी जा चुका है, तो बी का तो नया शेयर हम निकालेंगे नहीं। अब हमें निकालना है जी सी का न्यू शेयर। तो बेटे सी का पुराना शेयर था 1/6, और इसे कितना मिल गया? 2/6। ये हो गया 3/6। लो जी, न्यू रेशो अब हमारी तैयार है। न्यू रेशो इज इक्वल टू 3/6 इज टू 3/6, यानी कि 3:3। और क्योंकि 3 कॉमन है, तो इसका मतलब अब इन दोनों के बीच में रेशियो क्या रहने वाले है? 1:1। हाँ जी बेटे, बताओ जरा, क्या थर्ड केस आपको क्लियर हो गया? किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी बेटे, बताइए जरा, किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। कोई डाउट नहीं है जी? अगले केस पे चले फिर। लिखिए जरा होमवर्क में जो आपको काम करना है। क्वेश्चन नंबर 127, और ये पेज नंबर है 5.108। चलिए अब जल्दी से न्यू रेशियो का नेक्स्ट केस करते हैं, जिस केस नंबर 4। लिखिए सरेंडर इंफॉर्मेशन इस टेबल।
सरेंडर इंफॉर्मेशन इज गिवन। देखिए जब भी क्वेश्चन में सरेंडर की इंफॉर्मेशन, सरेंडर का मतलब होता है सैक्रिफाइस। इसका मतलब ये है कि जो जाने वाला पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर, उसने किस तरीके से अपना शेयर सैक्रिफाइस किया टुवर्ड्स रिमेनिंग पार्टनर। देखिए जरा केस नंबर 4, सरेंडर की इंफॉर्मेशन अगर हमें गिवन होती है, सरेंडर करने का मतलब ये है कि जो जाने वाला पार्टनर है यानी कि रिटायरिंग पार्टनर, वो अपना शेयर किस तरीके से सेक्रीफाइस कर रहा है रिमेनिंग पार्टनर्स की तरफ। देखिए इसमें भी एक ही फंडा है हमारा, जो एक्विजिशन में था वही सेम फंडा इसमें रहेगा। मतलब फंडे का ये है कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। आपको जो भी सरेंडर की इंफॉर्मेशन गिवन होगी क्वेश्चन में, वो अंग्रेजी में गिवन होगी यानी कि इंग्लिश में। बस आप उस अंग्रेजी की इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकली कन्वर्ट करेंगे, आपका काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है जी, वही इंग्लिश टू मैथमेटिकली ट्रांसलेशन है जी। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल इसमें। ए बी सी 3 पार्टनर है और इनके बीच में रेशो है 3:2:1। सी रिटायर हो जाता है, सी रिटायर्स एंड सरेंडर्स his share as 3/4 of his share to A and remaining to B. Calculate new PSR. ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, ठीक है। ए बी सी 3 पार्टनर है जी, इनके बीच में रेशो है 3:2:1। सी रिटायर हो जाता है और वो अपना शेयर किस तरह से सरेंडर कर रहा है, 3/4 ऑफ हिज शेयर टू ए एंड रिमेनिंग टू बी। एक बात जरा समझिएगा, यहां पे कहा गया है 3/4 ऑफ। आपको याद है मैंने आपको एडमिशन में बताया था कि अगर कभी भी आपको कोई नंबर दूसरे नंबर का ऑफ बताया जाए तो ऑफ का मतलब मैथमेटिकली क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे भी मल्टीप्लिकेशन है। इसे अगर मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए वो कह रहे जी उसने 3/4 ऑफ हिज शेयर यानी कि सी के शेयर का 3/4 हिस्सा किसको दे दिया है, ए को। जानते हैं इस 3/4 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो ये 75% बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने शेयर का 75%, 75% ए को दे दिया। तो एक बात का जवाब दीजिए जरा, उसने बी को कितना दिया होगा। अगर 75% उसने ए को दे दिया तो उसने बी को कितना परसेंट दिया होगा, सोच समझ के बताइए जरा। सर इसमें सोचना समझना क्या है, ये तो बड़ी आसान सी बात है। अगर 75% उसने ए को दे दिया तो इसका मतलब 25% शेयर उसने किसको दे दिया है, बी को दे दिया है। देखिए 3/4 का मतलब होता है 75%। और आप इस 25% तक कैसे पहुंचे, असल में आपने क्या किया, 100 में से 75% को माइनस कर दिया, तब आप इस 25% पे पहुंचे। ओके। इसी तरह से अगर हमें फ्रैक्शन में निकालना हो कि ये 25% कितना बन रहा है, तो हम पता है क्या करेंगे। अगर उसने 3/4 शेयर ए को दे दिया तो जानते हैं उसने बी को कितना दिया होगा, 1 - 3/4 यानी कि
4 माइनस 3/4 जो कि रहेगा 1/4। सर ये हमें बात समझ में नहीं आई, आपने क्या किया? देखो मेरे बेटे, बात जरा ध्यान से समझो। जब मैं परसेंटेज में बात करता हूं तब आप बड़ी आसानी से इन चीजों को कैच कर लेते हो, क्योंकि आपको ये पता है कि हाईएस्ट परसेंटेज इज 100। अगर उसने 75% ए को दिया है तो 100 माइनस 75 उसने 25% बी को दिया होगा। फ्रैक्शन में भी इसी तरह से है। फ्रैक्शन में असल में आप ये यूजली करते नहीं है, इस वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। हाईएस्ट फ्रैक्शन देखिए क्या होता है, 1। अगर उसने 3/4 ए को दे दिया तो इसका मतलब उसने 1 में से 3/4 हिस्सा किसको दे दिया, ए को। तो आप क्या करेंगे, हाईएस्ट फ्रैक्शन में से यानी कि 100% में से 75% घटा रहे हैं, 3/4। बस अब हम इसे फ्रैक्शन में कर रहे हैं और कुछ नहीं, तो ये बचेगा 1/4। और अगर आप 25% निकाल के देखें, 25/100 होता है 25%, तो वो भी कितना बचता है जी, 1/4। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे ये जो लाइन गिवन है, इस पूरी बात को अगर मैं शॉर्ट में आपके सामने रखूं, सी रिटायर हो रहा है और उसने सरेंडर किया 3/4 हिस्सा अपने शेयर का ए को, और रिमेनिंग उसने दिया बी को। तो व्हाट इज रिमेनिंग शेयर दैट ही हैज गिवन इज 1/4 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, चलिए जी अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अगर मेरे बच्चे ध्यान से बात को पकड़िएगा, अगर उसने 3/4 ए को दिया और 1/4 बी को दिया, तो इसका मतलब यह है कि वो अपना शेयर किस रेशो में दे रहा है, 3:1 की रेशो में। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि वो किस रेशो में अपना शेयर दे रहा है, 3:1 की रेशो में। ठीक है, तो बस बेटे इसी इंफॉर्मेशन पे काम करना है। अब ये जो बात यहां पे लिखी गई है, मैं इसे मैथमेटिकली लिखता चलूंगा, हमारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सी रिटायर्स एंड सरेंडर हिज शेयर एज 3/4 ऑफ हिज शेयर टू ए। सी रिटायर हो गया और उसने सरेंडर किया अपना शेयर एज 3/4 ऑफ हिज शेयर टू ए। तो किसके शेयर के बारे में यहां बात हो रही है, सी के शेयर के बारे में। तो सबसे पहले तो सी का शेयर ही यहां लिखिए, सी का शेयर आ जाएगा 1/6। अब देखिए सी कितना सरेंडर कर रहा है टूवर्ड्स ए, सी सरेंडर टूवर्ड्स ए। अपने शेयर का कितना हिस्सा उसने सरेंडर किया है, 1/6 का 1/4 हिस्सा, सॉरी 3/4 हिस्सा। देखिए यहां पे कहा गया है कि वो कितना दे रहा है जी, ए को 3/4 अपने शेयर का। तो यानी कि उसके शेयर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/4 से, ये हो जाएगा 3/24। इसी तरह से सी सरेंडर कर रहेगा टुवर्ड्स बी। अगर उसने अपने शेयर का 3/4 हिस्सा ए को दिया तो रिमेनिंग कितना बचा, 1/4 हिस्सा। वो ये किसे दे देगा, वो दे देगा जी बी को, यानी कि 1/24। इसका मतलब सी के शेयर का 3/24 हिस्सा ए को मिला और 1/24 हिस्सा बी को मिला। ए और बी के पुराने शेयर्स में इसे कर देंगे हम ऐड। देखिए किस तरह से, एज न्यू शेयर, जैसे ही आप इसके पुराने शेयर में से ऐड करेंगे आपका नया शेयर आ जाएगा। ए का पुराना शेयर था 3/6 प्लस इसे कितना मिल गया, 3/24। एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 24 और ये आएगा जी 12 प्लस 3 यानी कि 15/24। ठीक इसी तरह से बी का न्यू शेयर निकाल लीजिए। तो बी का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, जो बी का पुराना शेयर है 2/6, इसमें आप प्लस कर दिए जितना इसने गेन करा 1/24। लो जी, ये हो गया आपका 24 एलसीएम। ये आ जाएगा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9/24। न्यू रेशो आपकी आ चुकी है, न्यू रेशो इज इक्वल टू 15:9। बस यही आपका आंसर है।
आई होप कि आपको ये वाला केस समझ में आ गया होगा। चलिए जी, अब जरा देखिएगा लास्ट केस, बहुत ही आसान, केस नंबर 5, और उसके बाद न्यू रेशियो का टॉपिक हो जाएगा फिनिश। देखिए जी, अब हमारा लास्ट केस है, बहुत ही ज्यादा आसान है। केस नंबर 5, इस केस का नाम ही है वेरी वेरी इजी। इसका नाम ही देख लो, वेरी वेरी इजी। इजी भी नहीं, मैं कह रहा हूं जी वेरी वेरी इजी। देखो, ए बी सी तीन पार्टनर है, इनके बीच में रेशियो है 4:3:2। बी रिटायर्स, बी रिटायर कर गया, एंड ए एंड सी will maintain new ratio which A was हटा दीजिए, which A had B। ए बी सी तीन पार्टनर है, बी रिटायर कर गया, ए और सी will maintain new ratio which A had with B in old firm। Calculate new PSR। बहुत ही ज्यादा आसान केस है, यहां मैंने लिख तो दिया इसे कैलकुलेट करिए, लेकिन यकीन मानिए इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें न्यू रेशियो डायरेक्टली आएगा। बस आपको ये जो अंग्रेजी लिखी हुई है इसे समझना आना चाहिए। कहते हैं जी बी भाई साहब रिटायर कर गए, कर जाने दो जी। अगर बी रिटायर कर गए तो ए और सी बचे, और कहते हैं ए और सी के बीच में न्यू रेशो वो होगी जो ए और बी के बीच में थी पुरानी फर्म में। अब जरा ये बताइए, ए और बी के बीच में क्या रेशो दिख रही है आपको पुरानी फर्म में? आंसर इज 4:3। ठीक है जी, बस यही आपका न्यू रेशो है, 4:3। बताओ बेटे, क्या आपको ये समझ में आ गया? मुश्किल था या आसान था? क्या मैंने इसका नाम सही रखा है, वेरी वेरी इजी? ओके, देखिए यहां हमारे न्यू रेशो पूरी तरह से हो जाता है एंड। अब बस क्वेश्चन है आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा। जो केस 5 है, इससे रिलेटेड आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलेगा अपनी बुक में, वो होगा क्वेश्चन नंबर 15। केस 5 से रिलेटेड है। और जो अभी अभी हमने केस नंबर 4 किया था, सरेंडर इंफॉर्मेशन वाला केस, इससे रिलेटेड आपकी बुक में एक ही क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है जी, ये दोनों क्वेश्चन इन केसेस से रिलेटेड है, तो इन्हें आप कर लीजिएगा।